Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो हमने अपने क्लास 12 का बायो का चैप्टर पढ़ा है एवोल्यूशन। तो आज बारी है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने की। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Explain antibiotic resistance observed in bacteria in the light of Darwinian selection theory। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी है क्या। तो डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी ये बोलती है कि वो इंडिविजुअल्स with favorable variations are better adapted than individual with less favorable variation। मतलब कि नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगी या वो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे जिनके पास ज़्यादा फेवरेबल वेरिएशंस होंगी। हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है, हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस आती जाती है। एक छोटी सी म्यूटेशन से अगर हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखें तो क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही हैं और एक इवोल्यूशन हो जा रही है, ठीक है। तो डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी ने वही बोला था कि वो इंडिविजुअल जिनके पास ज़्यादा फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो सरवाइव करते हैं और वो इंडिविजुअल्स जिनके पास लेस फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगा और वही ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करेंगे जिनके पास ज़्यादा फेवरेबल वेरिएशंस होंगे, राइट। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बतानी है बैक्टीरिया में एज पर दिस थियोरी, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कौन सी एंटीबायोटिक, हमने बात की है पेनिसिलिन की। तो जब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रेजेंट थी तो वहां पर जो सेंसिटिव बैक्टीरिया थे ना, जो इस एंटीबायोटिक को के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, वो तो सारे के सारे मर गए। मतलब जो नहीं सरवाइव कर पाए इन कंडीशंस में वो सारे मर गए, ठीक है। उनके पास वो फेवरेबल वेरिएशंस थी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेंट्स थे, कुछ बैक्टीरिया ने खुद को इस एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट खुद को म्यूटेट कर लिया था कि इस एंटीबायोटिक का उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे जो म्यूटेंट्स थे वो सरवाइव किए, वो मल्टीप्लाई किए और वो नंबर में इंक्रीज हो गए, ठीक है। सो दीज बैक्टीरिया हैव अंडरगॉन चांस म्यूटेशन। चांस म्यूटेशन मतलब रैंडम म्यूटेशन, की कोई एक म्यूटेशन हुई और वो उनके लिए फेवरेबल रही, ठीक है। म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हर बार ऐसी हो कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही हो। म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, लेकिन इस केस में जो म्यूटेशंस हुई इन बैक्टीरिया में वो उनके लिए फेवरेबल थी एंड दे वर एबल टू सर्वाइव इन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। सो विच रिजल्टेड इन इवोल्यूशन ऑफ अ जीन। और उसके बाद ये जो जीन इवॉल्व हुआ उसके बाद सारी जो आगे पॉपुलेशन आई बैक्टीरिया की वो सारी की सारी पेनिसिलिन ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थी, ठीक है। तो वो सब पेनिसिलिन, अगर पेनिसिलिन हो भी एनवायरनमेंट में तो भी वो खुद को सरवाइव कर सकती थी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो इसमें हमें म्यूटेशंस ही बतानी है और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डार्विन थ्योरी क्या है। फिर डार्विन थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बतानी है बैक्टीरिया में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, find out from newspapers and popular science articles any new fossil discoveries or controversies about evolution। तो हमें कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स देखने हैं जिनमें नई डिस्कवरीज का पता चले, हमें न्यू फॉसिल डिस्कवरीज का, और या फिर कोई एवोल्यूशन की कंट्रोवर्सी। तो मुझे कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं मिली बट मुझे कुछ डिस्कवरीज का पता चला है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप और थोड़ी रिसर्च करके और नई फॉसिल डिस्कवरीज के बारे में पता करें। तो सबसे पहले है लेडू महाडी माफ्यू, ठीक है। तो ये एक फॉसिल है जो साउथ अफ्रीका में मिला था,
ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द बिगनिंग ऑफ जाइगेंटिक डायनासोर्स। ठीक है, बहुत ही जायंट डायनासोर्स का एक फॉसिल मिला है एंड इट इज अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब ये 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक डायनासोर का फॉसिल मिला है जिसका वेट जो एक्सपेक्ट किया गया है स्टडी के अकॉर्डिंग दैट इज 12 टन। ठीक है, और इट वॉज मेड थ्रेश होल्ड की जो अर्लियर डायनासोर थे ना कि वो 10 टन के अराउंड ही होते थे, लेकिन इस डिस्कवरी से पता चला है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमें 12 टन का एक डायनासोर का फॉसिल मिला है और ये जो वेट है इट कुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये मतलब ये यू कैन से ड्वार्फ जो हमारे डायनासोर्स थे ना, ये ड्वार्फ में सबसे बड़ा साइज है। ठीक है, इससे भी बड़े बड़े डायनासोर्स रहे हैं हमारे अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। उसके बाद एक स्मॉलेस्ट फॉसिल मिला है 2017 में, जो कि कुछ साइंटिस्ट डॉड और उसके कलीग्स ने एक डिस्कवर किया। ही डिस्क्राइब्ड टाइनी ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ आयरन ऑक्साइड इन रॉक्स फ्रॉम क्यूबिक डेटेड। क्यूबिक में उनको एक ओल्ड एक ट्यूब लाइक फिलामेंट के मतलब टाइनी ट्यूब और फिलामेंट के जैसा एक रॉक मिला है जिसमें आयरन ऑक्साइड है एंड इट इज अराउंड 3.77 बिलियन टू 4.28 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड उनको एक रॉक मिला है जिसमें टाइनी ट्यूब्स हैं, जिसमें फिलामेंट्स हैं और वो आयरन ऑक्साइड का बना हुआ है। ठीक है, और इससे इंटरप्रेट ये हुआ है कि ये बैक्टीरिया के रिमेन्स हैं जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते थे। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट फॉसिल है इट इज बिलीव्ड टू बी ऑफ बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते थे इतने 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। सो आई होप ऐसी ही डिस्कवरीज आप और ढूंढ के निकालोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डेफिनेशन टू द टर्म स्पीशीज। तो आपको याद होगा हमने क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें मतलब जब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने एक हिरार्की बना के रखी है, उसी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं जो कि स्टार्ट होती है किंगडम से विच इज़ द हाईएस्ट लेवल और जो जाके ख़त्म हो जाती है स्पीशीज़ पे। ठीक है, तो हमसे यही जो स्पीशीज है जो लोएस्ट लेवल है हिरार्की का उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, क्लियर डेफिनेशन। तो स्पीशीज क्या होती हैं? ये वो ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल्स के, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर इन देयर कैरेक्टर्स। मतलब उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर सिमिलर एंड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड दे प्रोड्यूस वायबल एंड फर्टाइल प्रोजेनी। ठीक है, तो स्पीशीज वो ग्रुप है, ठीक है, इंडिविजुअल्स का वो ग्रुप है जिसमें सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ब्रीडिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो वायबल होते हैं और फर्टाइल होते हैं। ठीक है, सो दैट इज स्पीशीज। ठीक है, बहुत ही क्लियर, बहुत पहले से हम यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Try to trace the various components of human evolution. Hint: brain size, functions, skeletal structure, dietary preferences, etc. ठीक है, तो हमें अलग अलग components को स्टडी करना है और हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताना है। तो जब साइंटिस्ट ने ह्यूमंस के ऊपर स्टडी किया तो ये पाया गया, जब कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है, जब स्टडी किया गया, पुराने आर्ट मिला, तो ये पता चला कि होमो सेपियन कोई पहली स्पीशीज नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी ह्यूमन की रेसेस रह चुकी हैं। सबसे पहले थी ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स। ठीक है, सबसे पहली कौन थी? ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स, जो कि बोला जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस आए थे। ठीक है, सबसे पहली रेस आई थी। तो
तो उनके पास लार्ज कैनाइंस थे। ये जो हमारे साइड पर शार्प टीथ होते हैं ना, दे आर कैनाइंस, ठीक है। तो दे हैड लार्ज कैनाइंस। इनकी आर्म्स और लेग्स का साइज जो था ना वो बिल्कुल सेम था। अभी आप अपनी आर्म्स और लेग्स का साइज चेक करो, लेग्स लंबी होंगी, आर्म्स छोटी होंगी, ठीक है। लेकिन इनके केस में आर्म्स और लेग्स जो थे वो बिल्कुल इक्वल साइज के थे एंड दे यूज टू फीड ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। ये इनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस थी। इनके ब्रेन कैपेसिटी जो थी दैट वाज अननोन। देन कमिंग ऑन टू द सेकंड वन दैट वाज रैमापिथिकस, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके कैनाइंस छोटे थे और इनके मोलर्स बड़े थे और ये सेमी इरेक्ट थे, मतलब इनकी जो बॉडी थी ना वो थोड़ी ऐसे झुकी हुई थी, वो एकदम सीधे ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे और ये फीड करते थे सीड्स पे और नट्स पे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट वाज आल्सो अननोन, राइट। उसके बाद थर्ड रेस जो देखी गई दैट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि जो ये वाली रेस थी ह्यूमंस की, दे यूज टू हंट विद स्टोन वेपन्स, स्टोन के वेपन्स होते थे उनसे हंटिंग करते थे, ट्रीज के ऊपर रहते थे और इनके पास थे कैनाइंस और इंसीजर्स और वो भी बहुत छोटे, ठीक है। और इनके पास फुली इरेक्ट बॉडी थी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधे खड़े रह सकते थे। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी पता है हमें दैट वाज 500 सीसी। व्हाट इज दिस सीसी? सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और बेसिकली ये ब्रेन कैपेसिटी क्या है? ब्रेन का वॉल्यूम, दैट इज ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद आई फोर्थ वन दैट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस फोर्थ रेस थी जिसमें छोटे कैनाइंस पाए गए और ये फर्स्ट टूल मेकर्स थे। सबसे पहले जो टूल्स बने थे, जो बनाए गए थे, वो इन्होंने बनाए थे होमो हैबिलिस रेस ने, ठीक है। तो ये क्यों बनाए थे? एनिमल्स को अटैक करने के लिए, ऐसे थोड़ा बनाएंगे, राइट। तो दे हैड फुली इरेक्ट बॉडी और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट वाज 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मतलब इनका ब्रेन का वॉल्यूम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आए होमो इरेक्टस। तो अगेन अब एक बार हमने पढ़ लिया कि दे हैड अ स्ट्रेट, मतलब फुली इरेक्ट बॉडी, तो इनकी भी वैसी ही थी और ये यूज करते थे स्टोन्स और बोन के टूल्स हंटिंग के लिए, ठीक है। और ये खाते थे मीट, राइट। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट वाज 900 सीसी, मतलब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। उसके बाद आए होमो निएंडरथैलेंसिस, ठीक है, थैलेंसिस, ओके। तो बहुत ही डिफिकल्ट से नेम है। देन दे वर केव ड्वेलर्स, मतलब सबसे पहले देखा गया कि ह्यूमंस, पहले तो वो पेड़ों पे ही रहते थे, पहली बार देखा गया कि उन्होंने वो केव्स में रहने लगे, उन्होंने केव्स बनाई और उनमें छुपते थे, वो उनमें रहते थे, उनमें खुद को बचाते थे एनिमल से। और जब कोई मतलब जब कोई इंसान मर जाता था तो फिर उनको वो दबा देते थे, ठीक है। सो दे स्टार्टेड बरिंग द डेड बॉडीज, राइट। उसके बाद इनकी ब्रेन कैपेसिटी देखी गई 1400 सीसी, ठीक है। तो ये बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो आज जो प्रेजेंट लिविंग मॉडर्न डे है, जो मेन हैं वो सबसे इंटेलिजेंट पाए गए इनमें और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1200 टू 1600 सीसी देखी गई और दे आर द लिविंग मॉडर्न मेन और दे हैव डेवलप्ड सो मच। इन्होंने आर्ट डेवलप की है, कल्चर को डेवलप किया है, लैंग्वेजेस डेवलप की है, इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। कहाँ पर? ट्रीज पे रहते थे, फिर केव्स में आए और अब हम देखें तो अब हम कितने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उनमें रहते हैं, ठीक है। और अपने लिए खाना बना रहे हैं, इतना डेवलप हो चुके हैं साइंस में। इसीलिए जो मॉडर्न डे स्पीशीज है होमो सेपियंस, इनको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना गया है, ठीक है। मतलब सभी स्पीशीज में, सभी रेसेस में, ह्यूमन की रेसेस में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? मतलब ये एक ऐसा फीचर है एनिमल्स में जिससे एक मैन, जैसे अगर हम मैन की बात करें कि मैन में तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कैसे है? क्योंकि वी आर अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, वी आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। सो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो क्या ये सिर्फ
ह्यूमंस में है, क्या ये सिर्फ मैन में है, या कुछ और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स बोला गया है डॉल्फिन्स को। इन पे जब स्टडी हुई थी तो ये पाया गया कि दे आर हाईली इंटेलिजेंट, इनकी सेंस ऑफ सेल्फ और आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज करने की सेंस बहुत ही ज़्यादा है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करती है, टेल स्लैपिंग होती है, विसलिंग से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। सो दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड नॉट ओनली डॉल्फिन्स, बट अगर आप अपने आसपास देखो, सी डॉग्स, हाउ अवेयर दे आर अबाउट देयर सराउंडिंग्स। इतनी सी आवाज़ होती है, एकदम से वो खड़े होकर बैठ के घूम के देखने लग जाते हैं कि क्या हुआ आसपास, राइट। सो दे आर ऑल्सो अवेयर, देयर इज सेल्फ कॉन्शियसनेस इन डॉग्स ऑल्सो। वैसे ही क्रो में, पैरट में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, इन सब में सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिली है। और इसके लिए ना एक टेस्ट किया जाता था। कौन सा टेस्ट? मिरर टेस्ट, ठीक है। मिरर टेस्ट में क्या है, एक चिंपैंजीज, गोरिल्लास पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक मिरर उनके सामने लाया गया, तो जैसे उनके सामने वो मिरर आया ना, वो डर गए, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद धीरे 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 वो खुद को रिकग्नाइज करने लगे उस मिरर में, और उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो मैं ही हूँ। देन वही नोज में फिंगर डालना, कान खुजलाना, ठीक है, ऐसी ऐसी हरकतें उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिससे ये पता चला कि इनमें भी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, राइट। सो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग इंटरनेट रिसोर्स लिंक इट टू अ कॉरस्पॉन्डिंग एंशिएंट फॉसिल, नेम बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो हमें मॉडर्न डे एनिमल, तो हमने सबसे पहले ले लिया मॉडर्न डे सोशल एनिमल, दैट इज मैन। तो उसका फॉसिल है रेमापिथिकस, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसको इटैलिक्स में लिखा गया है। जब आप इसको एग्जाम में पूछा जाएगा और आप हाथ से लिखोगे तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, विच शोज दिस इज अ साइंटिफिक नेम। उसके बाद कैमल का है प्रोटाइलोपस, ठीक है, कैमल का फॉसिल है प्रोटाइलोपस। देन कमिंग ऑन टू हॉर्स, इयोहिपस, ठीक है। देन डॉग, लेप्टोसेऑन, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में। ये जो फॉसिल के नेम्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देन कमिंग ऑन टू एलिफेंट इज मोरिथेरस। देन व्हेल, प्रोटोसेटस। देन गोरिल्ला, ट्रायोपेथिकस। देन फिश, एरेंडास्पिस, ठीक है। बैट, आर्कियोनेक्टरिस। देन जिराफ, पेलियोटेरागस। तो ये कुछ डिफिकल्ट नाम है, लेकिन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस ड्रॉइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर हमें अब एनिमल्स और प्लांट्स बनाने हैं, तो मैंने, आप देख रहे होंगे कि ये स्लाइड बिल्कुल खाली है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो जिसको ड्राइंग आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड। जिसको ड्राइंग नहीं आती है वो क्या करेगा? अब वो ऐसा करेगा कि वो उनको ट्रेस करेगा और फिर बाद में ड्रॉ करने की कोशिश कर लेगा, राइट। सो बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? हमें अडैप्टिव रेडिएशन को डिस्क्राइब करना है और हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीशीज बनती हैं एक सिंगल स्पीशीज से। मतलब हमारे पास है स्पीशीज ए, इससे बहुत सारी नई स्पीशीज बन जाएंगी, बी, सी, डी, ई, और वो रैपिडली स्प्रेड हो जाएंगी। और ये जो स्पीशीज है ये इसके जैसी नहीं होगी, मतलब क्योंकि ये स्पीशीज है तो ये अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी जो रैपिडली स्प्रेड होंगी, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी बना देगी। और ये एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स ही इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगी जो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे। तो अडेप्टिव रेडिएशन एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। ये एक आइलैंड है, उसके डार्विन फिंचेस की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज ओरिजिनेट हुई थी एक स्पीशीज से। और जो नई स्पीशीज जो थी, बहुत सारी स्पीशीज इवॉल्व हुई, डाइवर्ज हुई, ठीक है, और अडेप्ट हुई टू ऑक्यूपाई द न्यू हैबिटेट्स। क्योंकि
जो हैबिटेट्स थे वो बदल चुके थे, तो अपने अपने हैबिटेट में रहने के लिए उन्होंने खुद को क्या किया, खुद को अडेप्ट किया, खुद को डाइवर्ट किया, खुद को म्यूटेट किया, ठीक है। सो दीज फिंचेस हैव डेवलप्ड डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स टू सूट द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, की मतलब वहां पर जो वो एनिमल्स थे उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदला, हर एनिमल ने, हर स्पीशीज ने अपनी अलग ईटिंग हैबिट्स को अडेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो बीक थी, जो चोंच थी, उसको भी मॉडिफाई किया ताकि वो अपना खाना अफोर्ड कर सके और उस जो नया एनवायरनमेंट था, नया हैबिटेट था, वहां पर रह सके, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी कॉल ह्यूमन एवोल्यूशन एज अडेप्टिव रेडिएशन? तो क्या हम ह्यूमन एवोल्यूशन को अडेप्टिव रेडिएशन बोल सकते हैं? हमने बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज पढ़ी थी कि इसके बाद ये आया, ठीक है, ये हुआ, तो क्या ये बहुत जल्दी हुआ है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। सो ह्यूमन एवोल्यूशन को हम अडेप्टिव रेडिएशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनती हैं, ठीक है, और वो रैपिडली डाइवर्सिफाई होती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है एक सिंगल स्पीशीज से, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज बनती हैं जो अलग अलग होती हैं। और दिस इज नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक थे हमारे वो रैमापिथिकस जो एक स्पीशीज थी और उससे अब बहुत सारी बन गई, ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद एक आई है, फिर उसके बाद एक आई है, उसके बाद एक आई है, फिर उसके बाद लास्ट में अब जो एग्जिस्ट कर रही है दैट इज होमोसेपियंस आई है, ठीक है। एक ही से एकदम से बहुत सारी नहीं बनी है। सो दिस इज नॉट अडेप्टिव रेडिएशन। ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुई है वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था, वो अडेप्टिव रेडिएशंस नहीं थी, ओके। तो आई होप ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इसके साथ भी कुछ लिंक हुआ होगा ये क्वेश्चन और आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, using various resources such as your school library, internet and discussion with your teacher, trace the evolutionary stages of any one animal, say horse। तो हॉर्स की कर लेते हैं, किसी भी एक एनिमल की करनी है, हॉर्स की देख लेते हैं। तो हॉर्स का जो एवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था इयोसीन पीरियड में, और जो इसकी ये फॉसिल स्पीशीज है दैट इज इयोहिपस, ठीक है, ये फॉसिल स्पीशीज है, राइट। अब इसमें ये फॉसिल हैं बेसिकली हॉर्स के। तो इसकी जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस थी तो उनमें देखा गया कि विद टाइम जो हॉर्स था उसकी बॉडी का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। पहले वो बिल्कुल ऐसे जैसे डॉग होते हैं ना, छोटा सा, देन बेंट बैक, ऐसा था, लेकिन ग्रेजुअली वो साइज में इंक्रीज हुआ, उसके लिम्स इंक्रीज हुए साइज में, उसका हेड इलोंगेट हुआ, ठीक है, उसकी नेक इलोंगेट हुई, देन देयर वाज रिडक्शन इन देयर वाज ग्रेजुअली रिडक्शन इन द लेटरल डिजिट्स, मतलब डिजिट्स थे जो फिंगर्स थी वो धीरे धीरे कम हुई, ठीक है। अब आप देखोगे तो उनकी ऐसे 5, अगर आप पाँव देखोगे तो ऐसे 5 या 4 या 3 फिंगर्स ऐसे नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े से उनके लेटरल डिजिट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, 2 होते हैं बेसिकली, हमें एक डिविजन दिखाई देती है। देन देयर वाज द एनलार्जमेंट ऑफ थर्ड फंक्शनल टो, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग किया। आज आप देखते हो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, राइट, तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बैक जो हॉर्स की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस पर एक इंसान बैठ सकता है। देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ब्रेन, देयर सेंसरी ऑर्गन्स, एंड फाइनली उनकी जो टीथ की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी इम्प्रूव हुई, मतलब टीथ जो थे वो भी इम्प्रूव हुए ताकि वो ग्रास पे फीड कर सकें, ठीक है। तो अब अगर हम इनका जो फॉसिल से स्टार्ट करें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम इयोहिपस, ठीक है, ये इसमें होना चाहिए था, इटैलिक्स में होना चाहिए था, तो आई विल अंडरलाइन इट। देन इयोसीन पीरियड में सबसे पहला देखा गया, उसके बाद है मीजोहिपस जो ओलिगोसीन पीरियड में देखा गया, देन मिराकिपस दैट इज मियोसीन पीरियड में, देन प्लायोहिपस दैट इज प्लायोसीन पीरियड में, एंड देन इक्वस दैट इज प्लिस्टोसीन पीरियड में। तो ये अलग अलग जो हॉर्स थे उनके फॉसिल्स स्टडी किए गए, तो ऐसे वो इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने ग्रेजुअली अपनी बॉडी को
ऐसे चेंज किया है नेक को, बैक को, हेड को, देन टीथ को, देन उनके टोज को, ताकि वो उस चेंजिंग कंडीशंस में वो खुद को अडेप्ट कर सकें, राइट। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, आपके क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।